नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, जब भी आप हिमाचल घूमने आते हैं तो आप अक्सर ये कहते हैं कि जो हिमाचल है वो प्रसिद्ध है हमारी कला के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। और जब हम कला की बात करते हैं, जब आप हिमाचल आएंगे तो आप देखेंगे कि लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे हम मंदिरों की बात करें या लकड़ी पे की गई नक्काशी की हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हिमाचल को एक नया आयाम देता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान। और अगर मैं कहूँ कि इनके हाथ में देवी देवताओं का वास है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माहीन लकड़ी की नक्काशी और शिल्प कला ये हमारे हमारे दर्शकों के लिए लेके भी आए हैं और दिखाएंगे भी, और ये करते भी हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी नमस्कार हर्ष जी। जी। तो सबसे पहले कृष्ण लाल जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको भी और जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनको भी हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हिमाचल अपना स्टेटहुड डे मना रहा है और गर्व से हम कहते हैं कि हम हिमाचली हैं। तो सर, आपको भी हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और दर्शकों को भी मेरी ओर से हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी। सर, जब हम बात करते हैं शिल्प कला की, हम बात करते हैं काष्ठ कला की, तो आपका जो नाम है बहुत फेमस है। और जब हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों की हम बात करते हैं, या जब हम हिमाचल से जुड़ी हुई कोई कला की हम बात करते हैं, लकड़ी की नक्काशी की बात करते हैं, तो दूर दराज क्षेत्रों में भी आपका नाम जाना जाता है। पर मैं ये चाहूँगा कि पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप वैसे कहाँ से हैं और आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा रहा। हर्ष जी, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के तहसील करसोग नामक हमारी तहसील आती है, उसके छोटे से गांव से बखरोट से संबंध रखता हूँ। जी काष्ठ कला की जहाँ तक बात है, ये हमारा खानदानी पेशा भी है। हमारे बुजुर्ग, दादा परदादा पिता सभी इस काम को करते थे। मौका मिला, बुजुर्गों को भी मौका मिला, हमें भी मौका मिला। 3-4 पीढ़ियों से ये काम हो रहा था। तो आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दूर दूर तक नाम फैला है। जी उसी वजह से हमारे बुजुर्गों ने जो स्ट्रगल किया था और हमने भी उस पीढ़ी को आगे बरकरार रखा, उससे कुछ नाम बन गया। आप लोगों की कृपा से आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया, लोगों को बताया, इसके जी आपको धन्यवाद ही आप की। जी। कृष्ण लाल जी, जब हम नक्काशी की बात करते हैं, जो कि मैंने खुद भी देखा है कि जब हम लकड़ी पे नक्काशी की बात करते हैं, ये जो कला है ये काफ़ी विलुप्ति की तरफ जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। और अब से 50-60 साल पहले हम देखते थे तो हम देखते थे कि घर भी लकड़ी के हुआ करते थे, अब कंक्रीट के घर होते हैं। मंदिर भी अब हम देख रहे हैं कंक्रीट के जी बनते जी हैं। जी। पर वापसी अब हम दोबारा से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मंदिर हैं वो लकड़ी के बन रहे हैं। तो ये जो पूरा 360 टर्न आप देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए हर्ष जी, मौसम के अनुसार हमने कंक्रीट के घर बना लिए, हम्म। सुविधा के अनुसार बना लिए, लेकिन वातानुकूलित जो घर हैं वो लकड़ी के ही हैं। जी दोबारा से हम इस ओर आ रहे हैं। हमारे छत हैं, हमने लेंटर के मकान बना दिए, लेकिन वो दोबारा लीक कर रहे हैं, उस पर छत डालने की ज़रूरत पड़ गई है। तो लोग थोड़ा सा अब दोबारा से लकड़ी की ओर आकर्षित हो गए हैं। हम्म सुविधा हो चुकी है, इम्पोर्टेड लकड़ी आ रही है, वनों पे भी कोई खास इसका असर नहीं हो रहा है। हम्म हमारी हिमाचल की वन संपदा पे भी इसका कोई इस तरह का दोहन नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेड लकड़ियाँ बहुत सारी बाहर से आ रही है और वो सस्ती भी हैं और इससे रोज़गार का भी सृजन होता है। तो लोग इस ओर दोबारा से आकर्षित हो चुके हैं। जी। कृष्णलाल जी, जब पर्यावरण की हम बात करते हैं, लोगों का पहले ये मानना था कि जब हम लकड़ी के घरों की बात करते थे या लकड़ी से बनी चीज़ों की हम बात करते थे, कुछ लोग ये कहते थे कि जो प्राकृतिक चीज़ें इनका दोहन हो रहा है, इस वजह से लोगों ने लकड़ी के घर ना बना के कंक्रीट के घर बनाए। और इस दौड़ में हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण को जो हमने बचाना था, कहीं ना कहीं हमने उसमें हानि ज़्यादा कर दी। तो इस चीज़ से आप एग्री करते हैं। जी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम्म। पहले क्या होता था कि लोग लकड़ी के घर बनाते थे, लकड़ियाँ उपलब्ध हो जाती थी। जंगलों में लकड़ियाँ बहुत सारी सड़ी पड़ी गिरी लकड़ियाँ, पेड़ सूखते थे, डेंस फॉरेस्ट थे हमारे। अब फॉरेस्ट थोड़े पतले हो चुके हैं, अब जंगलों में लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेड लकड़ियाँ आ रही हैं, हम्म। उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, और हमारे वनों पे इसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। जी। कृष्णलाल जी, कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं, काष्ठ कला की बात करते हैं, कितने सालों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं। हर्ष जी, देखिए वैसे तो ये हमारा खानदानी पेशा है। हम्म। इंडिविजुअली मैंने 1990, 88 और 90 के बाद ही इसको पूर्ण रूप से खुद इस पे एक पेशे के तौर पे मैंने इसको करना शुरू किया। जी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई 10-2 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम्म। मैंने इस काम को पूरे तरीके से व्यावसायिक रूप से करना शुरू किया।
जी, तो जब आप मंदिरों के लिए नक्काशी करते हैं या मंदिरों के जब हम दरवाज़ों की बात करें या मंदिरों की दीवारों पे जब हम नक्काशी करते हैं, तो वो ज़्यादा आपको मुश्किल लगती है या जब आप कोई एक डेकोरेटिव पीस पे नक्काशी करते हैं? देखिए हर्षी, मुश्किल तो दोनों ही काम है। डेकोरेटिव पीस पे जब हम काम करते हैं वो भी मुश्किल है। हुँ, मंदिरों का खासकर जब हम मंदिरों पे काम करते हैं तो हमें एक शैली को चुनना पड़ता है कि हम किस शैली पे इस मंदिर को बना रहे हैं और इस मंदिर का इतिहास क्या है। जी। मैं तो ये चाहूँगा कि हम जब भी मंदिरों पे काम करें, मन गढ़ंती इस तरह के कोई काम ना करें कि कोई फूल पत्ती बेलें इस तरह की सिर्फ उसको सुंदर और आकर्षित बनाने का ही काम करने हाँ, हाँ। करें, वो ना करें। हम थोड़ा सा उसका इतिहास देखें कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, उस इतिहास को हम चित्रलिपि द्वारा प्रदर्शित करें ताकि आगे आने वाले समय में हुँ, हमारी जो ये पीढ़ी है शिल्पकला में, जो आगे लड़के काम कर रहे हैं और तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी, सब काम करेंगे, वो देखेंगे बहुत बड़ा काम होता है जी हर्ष जी। जी। ये लंबे समय के लिए ये काम होता है, कि केवल मात्र डेकोरेटिव पीस नहीं है कि चलो 2-4 साल हमने इसको सजा दिया उसके बाद ये हम कुछ और बना लेंगे। हुँ, इसमें बहुत सारा समय लगता है, धन भी लगता है। जी। तो हम कुछ इस तरह का काम करें कि जो एक छाप छूट जाए, आगे आने वाली पीढ़ी इसको देखे कि इसमें क्या किया है। और जो हमारे मंदिर का इतिहास है, हुँ, वहाँ की कुछ एक दंत कथाएँ हैं जिसकी वजह से वो मंदिर प्रसिद्ध हैं, हम उनको चित्रलिपि द्वारा छापें। और जो भी वहाँ कोई हमारे टूरिस्ट आते हैं या जी। कोई विदेशों से आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको उस चित्रलिपि को देख करके ये पता लग जाए कि इस मंदिर की ये खूबियाँ हैं, यहाँ की ये शक्ति है और ये जो देवता है या देवी है, हुँ, इसकी ये शक्तियाँ रही है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। जी। हम चित्रलिपि द्वारा उसकी इतिहास को उसमें आंकें, खाली सजावट के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि पहले भी मैंने एक बार इसी मंच से आग्रह किया था कि ये जो हमारा कला संस्कृति विभाग है, हुँ, जितने भी हम ये मंदिरों का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ये अपना एक मैं कह सकता हूँ कि इस पे एक अपनी नज़र रखे कि जहाँ जहाँ मंदिरों के काम हो रहे हैं, जी। एक डायरेक्शन दें कि हम हिमाचल में अब हम मंदिर बना रहे हैं। हिमाचली शैली की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल की शैली, जिस तरह हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं दक्षिण भारत की, उस तरह की हिमाचल की भी एक शैली हो। हिमाचल में जितने भी मंदिरों के काम हो रहे हैं वो कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत हों और वो अपनी डायरेक्शन से कुछ इस तरह के काम करवाएं कि ये हिमाचल की शैली पूरे विश्व में अपना एक अलग सी छाप छोड़े। अपनी मर्जी के काम, मैं करसोग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ये करूँगा। जो भी कलाकार है अपने दिल से बहुत अच्छा काम करता है, जी, वो बिल्कुल। कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को ख़राब करूँगा या मैं इस काम को जल्दबाजी में अपनी मर्जी से करूँ। लेकिन जितनी उसके अंदर कला है, जितना वो जानता है, जितना उसने कुछ देखा है, वो उसी हिसाब से उस लकड़ी पे काम करता है और उस पे वही एक कला जो है वो शिल्प कला प्रदर्शित हो जाती है। जब लोक कला या लोक संस्कृति विभाग की कोई डायरेक्शन हमारे पे होगी, वो कुछ डायरेक्शन देंगे कि आप इस शैली में इन मंदिरों को बनाओ, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना भी हम इस पे ये संघर्ष कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, वो फलीभूत होगा और एक अलग सी शैली, हिमाचल की शैली बनेगी। जी, जहाँ विरासत की बात आती है, आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि जो हमारी विरासत है उसका पुनर्जीवन जब हमें करना होगा तो हमें इतिहास के पन्ने भी टटोलने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि अब से 500 साल पहले या 1000 साल पहले किस प्रकार की वास्तुकला या शिल्पकला हिमाचल में करी जाती थी, तो उसमें वापस हमें उसमें चेतना लानी पड़ेगी और पुनर्जीवन उसमें करना पड़ेगा। बहुत ही बखूबी बात आपने कही। कृष्णलाल जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब आप मंदिरों की नक्काशी की बात करते हैं या जब भी आप लकड़ी पे नक्काशी की बात करते हैं, कौन सी लकड़ी आप चूज़ करते हैं जिस पे नक्काशी हो सकती है? और जब हम मंदिरों की बात करें, हम अक्सर हम ये सुना करते थे जब हम बचपन में छोटे होते थे कि देवदार की लकड़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है नक्काशी के लिए। तो आज आप हमें बताइए कि कौन सी लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए हर्ष जी, जहाँ तक लकड़ी की बात है, तो जिस क्षेत्र में मंदिर बन रहा है उस क्षेत्र में जो उम्दा लकड़ी है, अच्छी लकड़ी है, उसी का प्रयोग हो सकता है। जैसे हम हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे हमारे शिमला ज़िला है, मंडी ज़िला के ऊपरी क्षेत्र है, कुल्लू ज़िला है, यहाँ तो देवदार की ही लकड़ी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसके लिए जो भी हम लकड़ी का काम करते हैं, मैं सभी मंदिर के निर्माण कमेटियाँ, मंदिर के जितने भी कारदार और मंदिर निर्माण करने वाले जो लोग हैं जो उस पर धन खर्च कर रहे हैं, उनसे मेरा एक करबद्ध आग्रह रहेगा कि जब भी हम किसी मंदिर के लिए लकड़ी को चूज़ करते हैं, लकड़ी का कार्य जो हम कर रहे हैं, उसके लिए हम एक इस तरह की परिपक्व पुरानी
और बिल्कुल जिसको हम सीजनड बोल सकते हैं, उस तरह की लकड़ी पे ही इस काम को करें, क्योंकि इस काम को करने में बहुत सारी धनराशि खर्च होती है, बहुत सारा जी। समय लगता है। अगर हम कच्ची लकड़ी पे, हरी लकड़ी पे, या थोड़ी सी जो लकड़ी उस काम के लिए अच्छी नहीं है उस पे काम करेंगे, तो हम अपना काम भी ख़राब कर रहे हैं और वो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। बिल्कुल। लकड़ियाँ फट जाती है, दरारें आ जाती है, उस पर लकड़ियाँ अपनी शेप छोड़ देती है। तो हम कम से कम नक्काशी के लिए लकड़ी को 2-3 साल 4 साल पहले लकड़ी को निकाल करके उसको हवा में उसकी सीजनिंग करें, पानी में उसकी अच्छी तरह से उसमें ट्रीटमेंट करके उस लकड़ी पे अगर हम काम करेंगे, तो ये जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जी। ये सदियों के लिए काम हो रहा है। एक मंदिर का कार्य हो रहा है, एक मुख्य द्वार बन रहा है, वो आगे आने 200 साल बाद 300 साल तक वो दोबारा नहीं बनेगा। अगर हम लकड़ी का सही ढंग से उसके लिए प्रयोग करेंगे, चुनाव करेंगे कि कौन सी लकड़ी इसके लिए अच्छी है, तो वो काम हमारा सदाबहार रहेगा, वो खराब नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जब हम बीत जाती है और हम देखते हैं कि मंदिरों में जो वो वास्तुकला होती है वो कहीं ना कहीं अपनी एक इतिहास बताती है। और बहुत बखूबी आपने कहा कि लकड़ी का जो चयन है वो बहुत ज़रूरी है कि हम जब जब भी कोई वास्तुकला का कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे हम मंदिर बना रहे हैं या कुछ और भी हिमाचली संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए कोई आर्टिफैक्ट बना रहे हैं, तो लकड़ी का इस्तेमाल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कृष्णलाल जी, इस कला में हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो इस कला में कार्य करते हैं। आपको क्या क्या चैलेंजेस या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हर चीज़ चैलेंजेस तो इसमें बहुत हैं, कठिनाइयाँ भी बहुत है। ये एक तपस्या है, ये जो शिल्प कला है ये तपस्या है। दूसरे निर्माण संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, भवन निर्माण है या कोई दूसरा हम किसी भी प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इजी है। पर ये काष्ठ कला एक तपस्या है, खासकर मंदिरों की। एक एक चीज़ को बिल्कुल समय दे करके पेशेंसली एक तपस्या की तरह मन से, एक भावना से एक चित्र निकलना है, फिर उसको पेंसिल से उस पर स्केच करना है लकड़ी पर, फिर उसको जी। एक मूर्त रूप देना है। तो इतना आज की जो नई पीढ़ी है, कोई भी इतना संघर्ष करने में विश्वास नहीं रखती है। इजीली चाहते हैं कि हम पढ़ें लिखें, पढ़ाई करें, कोई इजीली हमारे को नौकरी मिल जाए, इतना संघर्ष ना करें। दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि जब तक एक कलाकार, एक शिल्पकार अपने हाथों से सही ढंग से कार्य कर पा रहा है, जी। उसका शरीर काम करने लायक है, उसकी नज़र, उसकी आंखें काम कर रही है, तब तक उसकी कदर होती है। जैसे ही उसकी उम्र निकलने लग जाती है, उसकी नज़रें काम करना कम कर देती है या उसके हाथ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उस विधा से दरकिनार हो जाता है। और उसका मैक्सिमम मैंने देखा है कि 90% कलाकार बुढ़ापे में थोड़ा सा तंग हाली में जीते देखे हैं। मैंने भी अपने बुजुर्गों को देखा है और भी कलाकार देखे हैं। जिस तरह मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक सरकारी कर्मचारी होता है, वो अपना पूरा जीवन सरकार के कार्य के लिए देता है, उसके बाद वो रिटायर होता है। रिटायर होने के बाद उसे एक पेंशन मिलती है ताकि वो अपनी आजीविका को एक इज्जत के साथ जी सके अपने बुढ़ापे को। जी। मैं तो ये चाहूँगा कि, और चाहूँगा भी, और ये इस कला को अगर आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा जितने भी कलाकार हैं, हमारे पुराने कलाकार हैं, हम लोग भी बुजुर्ग होंगे जी, जिन्होंने इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दिया है, जी, उन कलाकारों को भी थोड़ा सा इस तरह का मान दे, भत्ता, जिससे कि वो इज्जत की ज़िंदगी जी सके, उस तरह का ये हो तो इस कला को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी। और जब हम बात करते हैं कला की, तो ये ऑब्वियसली एक टीम वर्क होता है। तो जब भी आप कोई कला का नमूना प्रस्तुत करते हैं, चाहे हम भवन निर्माण की बात करें या मंदिर निर्माण की बात करें, तो कितने लोग आपके साथ कार्य करते हैं? देखिए हर्षी, तो एक काम के हिसाब से हम एक टीम बनाते हैं। मेरा तो ये मानना है, हमारे एरिया में जितने भी लोग इस काष्ठ कला को करते हैं, जब भी हम किसी मंदिर का या किसी भवन का निर्माण शुरू करते हैं, जी। तो हम ज़रूर एक दूसरे के साथ मिल करके बात करते हैं कि हमें ये क्या करना है, उसका एक खाका तैयार करना है, ये कैसा होगा। उसका पहले ये चित्रण करके कि हम इस काम को इस तरह से करेंगे ताकि वो लास्ट में बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं उसी तरह का काम बने। और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बीच में हैं जी। जो लोग इस काष्ठ कला के, मुझे तो बहुत कम मौका मिलता है, मेरा अपना भी व्यवसाय है, लेकिन बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यावसायिक जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लड़के करसोग के, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य, ममलेश्वर महादेव जी, सिंधी माता जी का मंदिर, और उधर महासुदेव जी का मंदिर,
हमारे एक बड़े अच्छे कलाकार हैं दीवान जी, हम्म। और एक हमारे एक भाई हैं पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने कसोग में अपना बहुत सारा काम करके नाम रोशन किया है। उन लोगों के बीच में हम टीम बना करके सलाह करके हम जी। चाहते हैं कि जो भी हम काम करें सलाह से करें, क्योंकि ये एक बार होना है और सदियों के लिए होना है। ये अपने मन गढ़ंती हम काम ना करें। तभी मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये कला संस्कृति विभाग भी इस पर थोड़ी सी अपनी एक नज़र रखे कि कहाँ काम हो रहे हैं, उनको कुछ डायरेक्शन दें कि हम हिमाचल के लिए एक शैली पेश करें। हमारे करसोग के जितने भी कलाकार हैं वो हाथ से हस्तशिल्प का काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ का इतिहास है उस इतिहास को हम छापें इस लकड़ी पर, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको देखे। जी बिल्कुल। और जैसा कि कुछ लोग कहते भी हैं, और मुझे लगता है आप भी शायद यही बात कह रहे हैं, कि जो भी हमारी काष्ठ कला की जो भी प्रतिलिपियां होती हैं, चाहे हम भवन निर्माण की बात करें या मंदिर निर्माण की जब हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट है कि हम लकड़ी पे इतनी बारीक और इतनी माहिर नक्काशी कर सकते हैं। यहाँ फॉरेन कंट्री से भी लोग ट्रैवल करके, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ सेल्फी भी लेते होंगे, आपकी पिक्चर्स भी लेते होंगे, जो आपने वास्तुकला की है, चाहे मंदिरों की हम बात करें या दीवारों की हम बात करें। जी, तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं तो हमें प्रमोट भी करना चाहिए। जी, हर्षी, लोग आते हैं, देखते हैं, हमारे कार्य को देखते हैं, हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। उस वक्त मन में एक भावना आती है कि हम भी इस देश में कुछ कर रहे हैं, और इस देश के लिए लोग हमारी पहचान है, हमारी पहचान हो आगे आने वाले समय में भी। और ये भी चाहूँगा कि जैसे मेले लगते हैं प्रगति मैदान में दिल्ली जैसी जगह में, वहाँ हिमाचल की कला को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इस तरह के स्टॉल्स वगैरह मिले, जिससे हम हिमाचल के मंदिरों को मिनिमाइज करके, छोटा रूप दे करके उनको प्रदर्शित करें और उसको एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करें। बेस्ट वुड जितनी भी हमारे पास हिमाचल में पड़ी है, उस बेस्ट वुड से हम कुछ इस तरह की आकृतियाँ बनाएं कि जिनको हम थोड़ा सा वैश्विक रूप से बाहर निकालें, और रोज़गार का भी सृजन हो उसमें, और वेस्टेज भी उसमें यूज़ हो जाए। बिल्कुल। और कृष्णलाल जी, जब हम कला की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ जो आपने बनाई और हमारे दर्शकों ने भी अभी अपने टीवी स्क्रीन पे वो देख रहे हैं, बट कोई ऐसी कलाकृति जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, और कोई ऐसी कलाकृति जिसको बनाने में आपको काफ़ी समय लगा? हर्ष जी, वैसे तो हर काम में समय लगता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको बनाने में मज़ा आता है, दिल से होते हैं। अभी पिछले दिनों में मुझे लगा कि ये बहुत बड़े बड़े निर्माण भी हर एक कारीगर को मिलते नहीं हैं, रोज़गार भी चाहिए होता है। रोज़गार के सीज़न के लिए मैंने एक पहल की थी कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी धरोहरें हैं जी, ये पुराने मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, हम इनको छोटे रूप में मिनिमाइज करके इनको प्रदर्शित करें, और इससे एक आजीविका का साधन भी देखें सबके लिए। हर एक आदमी बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकता है, ना तो उसे वो साधन मिल सकते हैं। बहुत बड़े काम के लिए लकड़ियों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जितना भी हमारा ये रॉ मटेरियल ख़राब हो रहा है, जंगलों में लकड़ियाँ सड़ रही है, मैं चाहूँगा कि हम इन लकड़ियों का यूज़ करके छोटे छोटे मॉडल के रूप में इस हिमाचल की पूरी संस्कृति को, कला को, जो हमारे बुजुर्गों ने ये धरोहरें छोड़ी है, इनको मिनिमाइज करके हम एक आजीविका साधन भी देखें। मैंने पिछले दिनों ममलेश्वर महादेव जी करसोग में हमारे एक प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसका मुझे मौका मिला कि मैं इसको मिनिमाइज करूं। जी, मिनिएचर जो उनकी छोटे स्टैचूज होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने का मौका मिला। मैंने बड़े दिल से उसको बनाया और बहुत सराहा गया। और पिछले दिनों एक हमारे करसोग में देश के अपने अमित शाह जी आए थे, तो उनको भेंट किया गया। तो मुझे लगा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, देखिए इतनी बड़ी हस्ती को मेरे हाथ का काम मिला। लोगों ने देखा, बहुत सारे लड़कों ने देखा, और उनके अंदर एक भावना जागृत हुई कि हम भी इस काम को करें। ये रोज़गार का भी साधन है, और इसमें रॉ मटेरियल नहीं लगता है जी, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है जी। ये एक ऐसा रोज़गार का साधन है कि हमें इसमें अपने मन की भावनाओं को उकेरना है, कला से छोटे छोटे औजारों से ये काम करने, और अच्छे से हम अपनी आजीविका इसमें कमा सकते हैं। हर एक आदमी को नौकरियां नहीं मिल सकती हैं जी। तो कृष्णलाल जी, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, आपको लगता है कि वो इस फील्ड में आगे आ रहे हैं और उनको आगे आना चाहिए? देखिए हर्ष जी, आ भी रहे हैं। हमारे सेक्टर में कुछ एक लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं जिनकी अच्छी आजीविका चली हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर इस सेक्टर में युवाओं को आगे बढ़ाना है तो हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, इसको केवल मात्र जैसे मेरिट लिस्ट में आना है, हमने पढ़ करके नौकरियां करनी है, या कोई हमने बड़े पद पे पहुंचना है, इसके साथ साथ इसमें शिल्प कला का भी एक ऐसा अध्याय जोड़ा जाए जिसमें बच्चों को, ये हर एक बच्चा मेरिट में भी नहीं आ सकता, हर एक बच्चे को नौकरी भी नहीं मिल सकती।
और ये कार्य एक ऐसा कार्य है कि इसमें हर एक बच्चा आकर के अपने जीवन की आजीविका कमा सकता है, थोड़े से परिश्रम करके। और आगे आने वाले समय में उसको बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए शिल्पकारी भी एक साधन है, माध्यम है। मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि जापान में बच्चे दूसरी तीसरी क्लास में कंप्यूटर बना रहे हैं, कोई कैलकुलेटर बना रहा है, कोई घड़ियाँ बना रहा है। चाइना में बच्चे कोई बांस की चीज़ें बना रहे हैं। वो जब तक वो 20 साल के होते हैं तब तक वो अपने जीवन यापन करने के लिए धन अर्जित करके संचित कर लेते हैं। हमारी पढ़ाई 25-30 साल तक चली रहती है, उसके बाद हम नौकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिलती भी है कुछ लोगों को, उसको नहीं मिलती है, सबको नौकरियां मिल नहीं सकती है। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव हो कि कुछ ऐसा पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए क्रिएटिव कार्य करें। छोटे हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। क्षेत्र के हिसाब से हिमाचल में अगर हम रहते हैं, मिट्टी वाले क्षेत्र है, मिट्टी के कार्य कीजिए। लकड़ी के क्षेत्र है, लकड़ी के छोटे छोटे कार्य करके आजीविका का साधन कमाएं, ताकि रोजगार का भी सृजन हो और थोड़ा सा बेरोजगारी से भी छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल। और सर, जब हम बात करते हैं औज़ारों की, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लकड़ी पे नक्काशी करते हैं तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं? और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि लकड़ी पे नक्काशी होती कैसे है। देखिए हर्ष जी, वैसे औजार इसका कोई बेसिक औजार नहीं होता है। जिस तरह का हम लकड़ी पे कार्य करना चाह रहे हैं, जो कारीगर होगा, शिल्पकार होगा, जिसने काम सीखा है, जो काम कर रहा है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही छोटे छोटे औजारों को ढाल लेता है। मुझे गुलाई करनी है, कितनी गुलाई करनी है, तो जो मेरे पास एक औजार है उसी औजार को मैं हल्का सा और गोल करके काम करता हूँ। बेसिक इसके लिए छोटी छोटी जो हमारे टूल चीजल्स होती हैं और हैम्बर होते हैं, और छोटी छोटी जो हमारी निहानियाँ होती है, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं हम, बोलतरियाँ होती है, निहानियाँ होती है, इसी से ये काम होते हैं। बाकी ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार टूल इसके बनाते रहते हैं। बहुत बड़े टूल की, बड़े औजार की, मशीनरी की इस शिल्पकारी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक 500-700 रुपये के औजारों से आदमी 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के बड़े बड़े काम कर लेता है जी। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें ना तो ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ना इसमें बड़े औजारों की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सुगम तरीके से छोटे से इससे स्टार्टअप किया जा सकता है इसको, और एक बहुत बड़े स्थान तक जा सकता है। मैंने भी अपने छोटे से मुकाम हासिल किया ही है, और आपकी जो ये कहानी है ये तो सच में प्रेरणा के स्रोत के मुताबिक है। और जितने भी लोग जो आपको देखते होंगे, मुझे लगता है आपके जीवन से काफ़ी इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि आपने इतनी नक्काशी की जब हम बात करते हैं, वास्तुकला की जब हम बात करते हैं, तो आपका जो परचम है वो तो आपने हर जगह फहरा दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब शिल्पकला की हम बात करते हैं या काष्ठ कला की हम बात करते हैं, क्या ये एक ही चीज़ है या इसमें भी कोई डिफरेंस है? देखिए हर्ष जी, शिल्प कला और काष्ठ कला, कला और शिल्प, जैसे हम शिल्प और कला कहते हैं, ये वास्तव में एक सिक्के के दो पहलू हैं। कला हमारे मन की गहराइयों से जो कुछ कल्पनाएं निकलती हैं, भावनाएं निकलती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मूर्ति बनाऊँगा, मैं ये इस तरह का एक निर्माण करूँगा, वो मेरी कल्पना है मन की, उसे मैं कला कह सकता हूँ। लेकिन शिल्प उस मेरी कल्पना को जो मैं मूर्त रूप दूंगा, हाथों से, औजारों से उसको बनाऊंगा, वो शिल्प हो गया। शिल्प और कला, कला एक सोच है, शिल्प एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी में हम कला ले सकते हैं और प्रैक्टिकल में हम शिल्प को ले सकते हैं। किसी अनुपयोगी वस्तु को उपयोग के काबिल जब हम बनाते हैं, उदाहरण के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं गिरा है, मुझे उसमें दिख रहा है कि इसका ये चीज़ बन सकती है, सुंदर सी आकृति, वो जो मैंने कल्पना की है वो कला है। सुंदरता ही कला है जी। कला का दूसरा रूप सुंदरता है। जब मैंने उसको कल्पना रूप में अपने दिमाग में सोचा कि तो बड़ी सुंदर चीज़ बन सकती है, वो कला थी। जब मैंने उसको उठा करके औजारों से बनाना शुरू किया और उसको मैंने मूर्त रूप दिया, जो मैंने सोचा था, वो जो कला मैंने सोची थी, कला के द्वारा सोचा हुआ एक मेरा चित्रण था, जब उसको मूर्त रूप मैंने दिया, साकार रूप दिया, बनकर तैयार हुआ, वो शिल्प है। शिल्प को सीखना पड़ेगा, कला मन से भावनाएं आती है। बिल्कुल। शिल्प को सीख करके हम, जो शिल्पकार वही कहलाएगा जो किसी प्रैक्टिकल रूप से किसी काम को सीख करके आजीविका के लिए कुछ कर रहा है, वो शिल्प कला है। जैसे उदाहरण के लिए एक घर में एक पिता कुम्हार है, वो घड़े बनाने का काम करता है। उसका बेटा रोज़ देखता है कि मेरे पापा घड़े बनाने का कार्य करते हैं, उसको
इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बनाऊंगा, फिर भी पापा बोलते हैं कि बनाना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। और उसने धीरे धीरे बनाना सीख लिया और उसने बेचने भी शुरू कर दिए, तो आजीविका हो गई, तो वो भी शिल्पकार कहलाएगा। जी सोच करके, देख करके किसी चीज़ को मन में ही सोचना है, वो कला है। प्रैक्टिकल रूप, उसको प्रैक्टिकली मूर्त रूप देना है, वो शिल्प है। जी। जैसे कि कृष्णलाल जी, ये जो कला है आपको विरासत में मिली, तो आप क्या ये जो कला है ये आगे विरासत में भी देंगे अगली जनरेशंस को? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिटिया पढ़ रही है, बेटे पढ़ रहे हैं, और भी हमारे जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं कि आप लोग ये चीज़ पढ़ी है, टुकड़ा किसी चीज़ का पढ़ा है, इस पर आप थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करेंगे तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएंगे। हो सकता है कि आगे कोई नौकरियां या इस तरह का कोई साधन ना हो तो व्यावसायिक रूप से भी इसको किया जा सकता है। हम कोशिश करते हैं कि इसको बहुत आगे फैलाएं और हर बच्चे के दिमाग में। तभी मैं बता रहा था कि अगर शिक्षा प्रणाली में ही ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए कि एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिससे बच्चा शिल्प कला की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो, तो ये ठीक हो सकता है। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? संक्षेप में मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा अपने काम के बारे में कि ये जो हमारा कार्य है, शिल्प कला का कार्य है जी, ये रोज़गार के सृजन का भी एक कार्य है। हम बड़ी ही चीज़ें ना देखें, बड़ी ही नौकरियां या दूसरे कोई बड़े कार्य करने की ही ना सोचें। जितने भी हमारे पास इस तरह के अपने पर्यावरण से संबंधित कुछ कार्य हैं, पर्यावरण जी। को बचाने के कार्य हैं, पेड़ पौधे लगाने के कार्य हैं, जी, इसलिए ये करते रहें। धन्यवाद। जी। कृष्णलाल जी, आप कार्यक्रम इनसे मिलिए में आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।